नमस्कार जी। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। लर्न कोडिंग विद भाई। और भाई मैं हूँ रोहित आज़ाद मलिक के भाई, फ्रंट एंड डेवलपर। तो अभी ये हमारा चैनल है @आज़ाद मलिक रोहित। आप आइए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, अपनी स्किल बढ़ाइए। तो अभी मैं नेक्स्ट जेएस की सीरीज़ बना रहे हैं। आज भी हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। तो नाउ प्रीवियस क्लास में नेक्स्ट में हमने क्या देखा था कि भी नेक्स्ट जेएस हमारी क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। फिर उसके बाद सेकंड वीडियो आई थी कि भी हमें नेक्स्ट जेएस से सीखने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कि भी नेक्स्ट जेएस सीखने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए। तो भी हमने बेसिकली क्या किया था नेक्स्ट क्लास में कि ना भाई, रिएक्ट की एक सिंपल बनाई थी लाइब्रेरी के साथ, कि भी जो हमारी नेक्स्ट जेएस ORG ऑफिशियल वेबसाइट है, हम उसके थ्रू अपना लर्निंग कर रहे हैं फ़िलहाल स्टार्टिंग में। क्योंकि फर्स्ट लेसन हमारा यही होता है कि भी जो आपका कोर्स है, कोर्स में आपको क्या क्या दिया गया है, कैसे कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, अगर वो हमें पता चल जाए तो हम एक्स्ट्रा उसको एक्सटेंड अपने आप कर सकते हैं। तो ना हो भाई, लास्ट क्लास में आपने देखा था कि रिएक्ट हमने बना ली थी ये DYD के साथ, और ये हमारा पेजेस है। ये हमारा चल रहा है कूल रिएक्ट है, कूल रिएक्ट, नेक्स्ट रिएक्ट, स्टेट प्रॉप्स वगैरह। हम एक सिंपल पेजेस के थ्रू हमने क्या किया था भाई, रिएक्ट की दो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली थी। एक हमने बैबल ले लिया था। बैबल क्यों लिया था? क्योंकि हम यहाँ पे JSX यूज़ करते हैं। JSX को कन्वर्ट करने के लिए बैबल का रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें। उसकी हमने CDN के थ्रू लाइब्रेरी यूज़ कर ली थी। और भी सिंपल क्या है हमारा HTML में, सिर्फ DYD रूट है, सॉरी DYD ऐप है। और ऐप पे हमने क्या किया था, एक वेरिएबल बनाया था, कंपोनेंट बनाए थे। कंपोनेंट हमने यहाँ पे एक एरे बना के उसको प्रॉप्स लगा के थ्रू वगैरह, मतलब कि लूप के थ्रू कॉल कराया था। और लास्ट में रिएक्ट डोम डॉट रेंडर हमने मेथड यूज किया था, जो हमारा होम कंपोनेंट था वो ऐप के अंदर चला जाएगा हमारा, मतलब सारा कोड कंपाइल होके। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, यही हमने नेक्स्ट क्लास में किया था। अब इससे नेक्स्ट का देखो, ये तो हमारा हो गया ये नेक्स्ट जेएस फाइल। अब अगर मैं इसका व्यू सोर्स देखूँ यहाँ पे, व्यू पेज सोर्स, तो देखो व्यू पेज सोर्स में क्या मिलता है मुझे, सिर्फ और सिर्फ DYD मिलती है। ठीक है, जो मेरा इनिशियल HTML रेंडर होता है वो किससे होता है, हमारी जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। देखो यहाँ पे सारा कोड मैंने लिखा हुआ था, कंपोनेंट्स ये कॉल हो रहा था मेरी फाइल में। ठीक है भाई, ये था। आज हमारा नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या कहती है भाई, नेक्स्ट जेएस में हमने यहाँ तक हो गया था, यहाँ हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम रिएक्ट टू नेक्स्ट, कि भी जो हमने रिएक्ट की बनाई थी ना एप्लीकेशन प्रीवियस क्लास में, उसको नेक्स्ट जेएस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अभी ये यही दे रहा है कि आपने पिछले लेसन में आपसे साथ हमारा डिस्कशन हो गया था, आपने कोड बनाया था index.html फाइल में। ये आपका फाइल का कोड था। ठीक है भाई, ये था। नाउ स्टार्ट करते हैं। ओके भाई, स्टार्ट नाउ। फ्रॉम नेक्स्ट टू नेक्स्ट, गेटिंग स्टार्ट विद द नेक्स्ट। हाँ भी ठीक है, चलो नेक्स्ट जेएस के साथ स्टार्ट करते हैं। अब ये कहता है ना भी कि आपकी ना एक package.json फाइल होनी चाहिए। ठीक है, package.json फाइल के अंदर आपका क्या क्या होगा, क्या होगा, चलो वो बताते हैं। बेसिकली package.json फाइल क्या होती है ना, कि आपकी जो भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती हैं वो सारा का सारा ना आपका package.json के अंदर होता है। चलिए आपको हम दिखाते हैं कैसे। ये हमारा फाइल था roy.html। अगर मैं ब्राउज़र पे चेक करूँगा तो ये देखो roy.html ही प्रिंट हो रहा है यहाँ पे सारा। मैंने क्या किया, इसके अंदर ही मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया। क्या फोल्डर बना दिया भाई, माई नेक्स्ट ऐप, नेक्स्ट जेएस ऐप। ठीक है, मैं नेक्स्ट ऐप कर लेता हूँ। अब भाई नेक्स्ट जेएस क्या कहती है हमें, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम। एक package.json आप एक फ़ाइल बना लो। ठीक है भाई, चलिए एक package.json हम एक फ़ाइल बना लेते हैं इसके अंदर। ये हमने एक फ़ाइल बना ली package.json। अब भाई, अब ये कहता है इसके अंदर एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो आप। ठीक है, हमने एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि भी जो आपको प्राइस ऑब्जेक्ट है ना, इसमें आप npm इंस्टॉल करो। क्या क्या इंस्टॉल करनी है, रिएक्ट इंस्टॉल करनी है, रिएक्ट डोम एंड नेक्स्ट। ठीक है भाई, आप चाहो तो इसको कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो, आप ऐसे इंस्टॉल भी कर सकते हो, या डायरेक्ट अगर मैं ऐसे इंस्टॉल करूँ तो कॉपी किया मैंने और भाई इसको सेव किया। और मैं चाहता हूँ कि ना मैं डायरेक्ट ये package.json ये उठा लेता हूँ पूरा पूरा एज इट इज़ डिपेंडेंसीज, कि मेरा नेक्स्ट का 12 वर्जन इंस्टॉल हो जाए, रिएक्ट का सेटिंग, रिएक्ट डोम 17.02। ये लो भाई, मैंने सेव किया। अब क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है। आप टर्मिनल में जाओगे जहाँ पे आपका फोल्डर है। जैसे मेरा फोल्डर HTML5 के अंदर था नेक्स्ट रिएक्ट ऐप, तो मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। देखो फोल्डर के अंदर जाना भाई, और वहाँ जाए क्या करना है, npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल क्या करेगा, package.json के अंदर जो भी आपकी डिपेंडेंसीज हैं उन सबको ये इंस्टॉल कर देगा।
देखो यहाँ पे ना माइन नेक्स्ट मैंने यहाँ फोल्डर बनाया था, यहाँ पे देखो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल नाम से फोल्डर बन गया। इसके अंदर देखो सारी डिपेंडेंसीज ये इंस्टॉल होगी आपकी, जो भी रिएक्ट था, रिएक्ट डोम था, या जो नेक्स्ट था, देखो सारा सब कुछ हो गया। इन्हें कर दिया भाई, इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जेस क्या कहती है, कर दिया भाई। अब क्या करना है, अब ये कहता है कि आपने जो इंडेक्स डॉट जो एचटीएमएल फाइल थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें लेके जानी है, इसके अंदर मूव कर दो, और भी ये सारी चीज़ इसमें से डिलीट कर दो। ठीक है भाई, हमारी क्या थी, रोहित डॉट एचटीएमएल फाइल थी भाई। मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक नई फाइल बना लेते हैं यहाँ पे हम, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है भाई, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना ली मैंने फाइल, ये कर दिया। अब ये कहता है कि ना आप इसमें से क्या क्या डिलीट कर दो, एच टी एम एल बॉडी टैग सब कुछ डिलीट कर दो। चलो तो मैंने यहाँ पे क्या किया अभी, इस क्योंकि ना ये ऑटोमेटिक बनाएगा हमारा, हमने इतना पोर्शन डिलीट कर दिया यहाँ पे ये रहा। और भी जो हमने स्क्रिप्ट लगाई थी वो भी हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, ये हमने भाई डिलीट कर दी। और भाई JSX था उसको भी डिलीट कर दिया, स्क्रिप्ट टैग को हमने। और भाई यहाँ से हमने डिलीट कर दिया स्क्रिप्ट टैग और बॉडी HTML। अब भाई नेक्स्ट क्या करें हम, ये कह रहा है कि नेक्स्ट आपने क्या करना है, यूज स्टेट। ठीक है भाई, यूज स्टेट आपने इंपोर्ट करना है। क्यों इंपोर्ट करना है, रिएक्ट से। रिएक्ट से क्यों करना है, क्योंकि भाई हम यहाँ पे यूज स्टेट यूज कर रहे हैं। कहाँ यूज कर रहे हैं भाई हम यूज स्टेट, देखो अपडेट कराने के लिए। इसके अंदर हम रिएक्ट का यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पे दिखाता हूँ कहाँ पर, देखो हम प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं और हमने यहाँ बना, देखो ये रहा हमारा यूज स्टेट, ये रहा रिएक्ट डॉट यूज स्टेट। तो अभी हमें यूज स्टेट यहाँ से इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो हम इसको यूज स्टेट को कहाँ यूज़ करेंगे भाई, यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहता है, ये फंक्शन आपका बना हुआ है सेम एज इट इज़ फंक्शन। हाँ भी, जो हमारे फंक्शन ऑलरेडी बने हुए थे वो बने हुए हैं, फंक्शन एडर है, कंपोनेंट्स है, सब कुछ ओके है। सारा कोड हम वैसा ही छोड़ दें जैसा हमने रिएक्ट में किया था। अब नेक्स्ट ये कहता है कि जो आपने कोड लिखा है वो भाई डॉट HTML में नहीं चलेगा ना। आपकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट HTML है, इसको आपको कन्वर्ट करना है JS में या फिर JSX में। तो हम ना यहाँ पे JS में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी एक्सटेंशन क्या है अभी, डॉट HTML है। रीनेम किया, ये मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। देखो कोड मेरा अब यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया, सब कुछ आ रहा है। देखो सारा सब कुछ आ गया ना आपका यहाँ पे। कॉन्स्ट मेरा क्या कहते हैं आपका यहाँ पे वेरिएबल भी बना हुआ हो गया, फंक्शन हो गया, कंपोनेंट्स हो गया। ये मेरा हेडर आ गया था, जो कि आपका हेडर बन रहा था। यहाँ पे ये मेरे एरे एरे थे। और भाई एरे के अंदर आप देखोगे तो मेरा यहाँ पे ये फंक्शन था बटन नाम से एक कंपोनेंट। मैं इसको भाई वर्ड रैप करा ले, क्योंकि हमारी वर्ड रैप में थोड़ी सी ना रीडेबिलिटी अच्छी रहती है। ये मैंने यहाँ पे कंसोल में प्रॉप्स का पास कराया हुआ था। चलो भी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि भी हमारे हमें क्या बनाया था, फंक्शन बनाया था होम। होम हमारा क्या करता है, पूरा भाई एक कॉन्स्ट ले रखा है। उसके बाद भाई एक फंक्शन है हमारा हैंडल के लिए, एक सेट लाइक का। और भी इसके अंदर मैंने हेडर को, फंक्शन को, कंपोनेंट को कॉल करा रखा है। और भी नेक्स्ट यहाँ पे ना रिएक्ट डोम जो रेंडर था ये हम कर रहे थे होम पेज और ऐप के अंदर। अब भाई बेसिकली क्या करना है हमें यहाँ पे, इसने हमें बता दिया सारा को कि भी जो आपका होम पेज था, जो मेन कंपोनेंट था, उसको बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट करना है फंक्शन को। कौन सा था हमारा भाई, होम पेज। जैसे होम पेज था ये हमारा ये, तो अभी होम पेज को हम क्या करेंगे, जो हमारा मैंने फंक्शन बनाया था यहाँ पे होम पेज ये रहा हमारा। तो हम भाई इसके आगे हम लगा देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, यानी कि ये डिफ़ॉल्ट हो जाए, कि भी एक्सपोर्ट हो जाए, ताकि ये वहाँ पे ये काम करे। और उसके बाद क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि एक ना ऐड आप स्क्रिप्ट लगा दो पैकेज डॉट जेसोन के अंदर। क्योंकि पैकेज डॉट जेसोन के अंदर हम ना अपनी स्क्रिप्ट लगाते हैं कि भी मान लो कोई मेरी लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट है और मुझे सिंपल सा एक नेम देना है, उस नेम के साथ मुझे ये फाइल को रन करना है। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ हमारा, स्क्रिप्ट लगा हुआ। स्क्रिप्ट के अंदर आपकी डेव लगी हुई है। डेव में आपकी क्या स्क्रिप्ट लगी हुई है कि भी नेक्स्ट अंडरस्कोर डेव। इसको हम कॉपी करेंगे और भाई यहाँ पे आपके पैकेज डॉट जेसोन में जाएंगे, और जहाँ पे आपकी डिपेंडेंसीज है यहाँ पे आप इसके ऊपर इसको कॉल करा दोगे, ये मेरी कॉल होगी। तो ये बेसिकली किससे होगी आपकी, कि स्क्रिप्ट में क्या टैग लगा दिया आपने, डेव। डेव में क्या हो गया, नेक्स्ट और डेव। अब मैं क्या करूँगा भाई, देखो अगर मेरे को इसको रन करना होगी तो फाइल को, तो मैं अपने टर्मिनल में जाऊँगा। टर्मिनल में जाके उसके अंदर मुझे रन करनी है। देखो इसने भी यहाँ पे प्रॉपर एग्जाम्पल दिया हुआ है, npm run dev। ये आपने कमांड चलानी है कंसोल पैनल पे, npm run dev। डेव कौन सी, ये वाली डेव कमांड आपकी रन होगी। इसमें क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट डेव, कि डेव का इन्वायरमेंट आपका चल जाए। अब मैं इसको एंटर मारा। अब ये क्या कह रहा है, माई नेक्स्ट ऐप में भाई इसने कुछ गड़बड़ कर दिया है।
सर्वर डॉट नेक्स्ट इसने एरर दे दिया, कैन नॉट कनेक्ट 0.3 लोकल होस्ट प्लीज़ क्रिएट अंडर द प्रोप्स कुड नॉट फाइंड ए पेजेस। ओके, कुड नॉट फाइंड ए पेजेस। अब भाई यहाँ पे हमने एक गलती और करी है। क्या गलती करी है भाई, कि जो हमारी इंडेक्स डॉट जो फाइल थी ना भाई, उसको मूव करना है पेजेस फोल्डर के अंदर। ये चीज़ आप ध्यान रखना। किसके अंदर, इसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर और बनाना है, माई नेक्स्ट ऐप के अंदर पेजेस आ गया, और ये जो इंडेक्स डॉट ऐप है ये पेजेस फोल्डर के अंदर मूव करनी है। मूव कर दो, मूव होगी भाई। अब हम दोबारा से रन करते हैं अपनी कमांड को। देखो मेरी रन हो गई। रन होने के बाद किस पे चला गया, लोकल 3000 पे। एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रैप। ओके, ये कह रहा है डॉक्यूमेंट इज़ नॉट ए वैलिड। तो अभी डॉक्यूमेंट इज़ नॉट ए वैलिड। अरे हाँ भाई, डॉक्यूमेंट इज़ नॉट ए वैलिड भाई। ये यहाँ पे ना मैंने कुछ गलती कर दी यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर। क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट ऐप तो है ही नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है, ऊपर देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, सिर्फ इंडेक्स डॉट फाइल के अंदर क्या क्या आपका यूज स्टेट आ गया, फंक्शंस आ गए, सारा सब कुछ आ गया। रिटर्न के अंदर क्या लिखा हुआ है, रिटर्न के अंदर ने सारा सब कुछ आपका एक फ़ोल्डर दे दिया जो जो रिटर्न करना था। तो हमें क्या करना है, इंडेक्स और जेएस फाइल के अंदर इसके में रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी हटा दो, क्योंकि हमारा जो है, और भाई ये रैक डॉट रेंडर इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो रिटर्न हमारा कर रहा है ना, कौन सा, ये होम पेज, ये वाला एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये सारा सब कुछ हैंडल करेगा। सेव किया हमने, अपने पेज पे आए, देखो आ गया ना मेरा नेक्स्ट जेएस। मेरी ऐप बिल्कुल ये रन हो गई है। वही है, क्लिक कर रहा हो, देखो चल रही है आपकी। जो मेरी रिएक्ट की ऐप चल रही थी वो अब सेम मेरी नेक्स्ट जेएस में चल रही है। क्लिक कर रहा हूँ, मेरा प्रॉप्स भी काम कर रहा है, स्टेट भी काम कर रही है, और इवेंट भी काम कर रहा है। और देखो सारा सब कुछ प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। अब हम इसका व्यू सोर्स चेक करते हैं, व्यू पेज सोर्स। देखो भाई, व्यू पेज सोर्स में मेरा देखो H1 भी आ गया है, BR भी आ गया, बटन भी आ गया। देखो सारा डेटा मेरा सर्वर साइड रेंडरिंग होके आ रहा है यहाँ पे। देखो पूरा पूरा एज इट इज़ आ रहा है ना भाई, ये सारी चीज़ें देखो, ठीक है। ये तो हमारी होगी कि हमने रिएक्ट जेएस जो हमारी फाइल थी उसको नेक्स्ट जेएस में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है भाई। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, मूव हो गया, ठीक है भाई, हमारी रन होगी। अबे कह रहा है रनिंग डेवलपमेंट, हाँ भी हमारा 3000 पे रनिंग डेवलपमेंट हो गया। तो ये कहते हैं हमारी पहले ये फाइल थी, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इससे, ऐसी हमारी फाइल आ गई, ठीक है भी आ गई, बिल्कुल हमारी रन होगी। अब कह रहे हैं कि इसके बाद स्मॉल रिडक्शन लाई। देखो आपको ना कोड कितना छोटा हो गया, पहले आपका कितना बड़ा कोड था, पूरा आपका बहुत बड़ा कोड था। देखो कितना लेंथ का, यानी कि मैं काउंट करूँ इसको भाई, तो ये मेरा लगभग लगभग कितना हो गया, 30 लाइन का कोड है। और ये भाई ये मेरा कोड था 55 लाइन का लमसम। तो अब ये था, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्या क्या कहता है, नेक्स्ट चलते हैं हम स्टेप 2 में। अभी गेटिंग रेडिंग विद नेक्स्ट, ठीक है भाई, 2 हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम 3 पे चलते हैं। 3 क्या कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन क्रिएटिंग यूर फर्स्ट नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन। मुबारक हो भाई, आपकी पहली नेक्स्ट जेएस बन गई है। अब इसमें भी क्या है, फंडामेंटल नॉलेज क्या था भाई, समराइज अगर हम करें तो, कि भी हमने पहले रिएक्ट बनाई और रिएक्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया नेक्स्ट जेएस में, आपने माइग्रेट कर दिया एक सिंपल एप्लीकेशन को। तो भी इतना आई होप आपको आ गया होगा। अब भी नेक्स्ट हम क्या लर्न करेंगे इसमें, कि भी हाउ टू यूज़ नेक्स्ट जेएस बाय क्रिएटिंग योर फर्स्ट ऐप, ठीक है, वो करेंगे भाई। नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं कि भाई अब नेक्स्ट जेएस आपकी ना कैसे काम करती है, हाउ नेक्स्ट जेएस वर्क। तो एक बार ना वो फीचर और देख लेते हैं यहाँ पे हम। उसके बाद हम ना भाई कोडिंग से स्टार्ट करेंगे, रीडिंग करना। बिफोर यू लर्न मोर एडवांस नेक्स्ट जेएस फीचर इट वुड टू हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ हाउ नेक्स्ट जेएस इज वर्क। At the beginning this course we talk about the React is relative an opinion about your building and structure your application. There are multiple way to build application with React. Next.js will provide a framework to structure your application. हाँ भाई, ये हमें एक स्ट्रक्चर दे प्रोवाइड करता है Next.js है, जो कि हम React को यूज करें। एंड ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है भाई, हेल्प करता है डेवलपमेंट प्रोसेस में एंड फाइनल एप्लीकेशन फास्टर में। अभी क्या क्या इन द नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट, द इन्वायरमेंट वेयर यूर कोड रन, डेवलपमेंट विद प्रोडक्शन, वैन यूर कोड रन, बिल्ड टाइम विथ रन टाइम, वेयर रेंडरिंग हैपन, क्लाइंट विद सर्वर। चलिए भाई देखते हैं।
development and production environment. You can think of environment as the context in which your code is running. During development, you are building and running the application on your local machine. हाँ भाई बिल्कुल, जब भी हम कोड करते हैं रन करते हैं तो हमारी वो लोकल मशीन पे चलती है. गोइंग टू प्रोडक्शन इज द प्रोसेस टू मेकिंग योर एप्लीकेशन रेडी टू डिप्लॉय एंड द कंज्यूम बाय यूजर. ठीक है भाई, जब हम इसको प्रोडक्शन करते हैं एप्लीकेशन को हम भाई स्टोर करा देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं ताकि वो एंड यूजर हमारा यूज कर सके. अब भाई हाउ दिस एप्लीकेशन टू नेक्स्ट जेएस प्रोवाइड फीचर for both the development and production stage of an application. For example, in the development stage, Next.js optimize for the developer and their experience building the application. It's come with the feature that aim to improve the developer. ठीक है भाई, एक्सपीरियंस सच एज टाइपस्क्रिप्ट का आपका एक्सपीरियंस देती है, ESLint इंटीग्रेशन फास्ट रिफ्रेश होती है हमारी. प्रोडक्शन जो होता है भाई नेक्स्ट.js ऑप्टिमाइज होती है एंड द यूजर देयर एक्सपीरियंस यूजिंग द एप्लीकेशन, और भी कोड को परफॉर्मेंस एंड एक्सेसिबल अच्छी तरह होता है. ठीक है भाई, सब कुछ हो गया. सिंस ईच एनवायरमेंट हैज़ डिफरेंट कंसिडरेशन एंड गोल, देयर इज़ ए लॉट ऑफ नीड टू बी डन टू मूव एन एप्लीकेशन फ्रॉम डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन. ठीक है भाई, कोड टू बी द कंपाइल होती है भाई आपकी. ठीक है, एप्लीकेशन कंपाइल होती है, बंडल होती है, मिनीफाई होती है एंड कोड स्प्लिटिंग होती है डेवलपमेंट में. नेक्स्ट.js कंपाइलर. अब भाई नेक्स्ट.js कंपाइलर क्या है? Next.js handler much of the those code transformation and underlying infrastructure to the make it easier for your application go to production. This is made possible because Next.js has a compiler written in REST, a low-level programming language, and SWS, a platform that can be used for compilation, magnification, bundling, and more. ठीक है भाई, अब नेक्स्ट वी विल एक्सप्लेन ईच ट्रांसलेशन आर नेक्स्ट. ठीक है भाई, नेक्स्ट में करते हैं कि वे सारा का सारा हम पढ़ते हैं नेक्स्ट में. अब भाई एक ना क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इसका आंसर बताना भाई आप. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज प्रोसेस. विच वन, इसमें से भाई ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हम प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज प्रोसेस, कि भी वो जो ऑप्टिमाइज करता है, प्रोसेस करता है कहाँ पे? प्रोडक्शन पे. कौन सा है? कंपाइलिंग, बंडलिंग, राउटिंग, मिनीफाई. बताओ भाई. मतलब कंपाइलिंग करता है, बिल्कुल करता है भाई. बंडलिंग भी करता है, मिनीफाई भी करता है, राउटिंग. तो भी राउटिंग हो सकता है आंसर. चेक करके देखें या आप बताओ भाई क्या हो सकता है. मैं राउटिंग करता हूँ, हो सकता है भाई गलत हो, जितना ठीक ही हो. गुड जॉब, राउटिंग. क्यों? क्योंकि भाई अपना कोड कंपाइल भी होता है, बंडलिंग भी होता है, मिनीफाई भी होता है. राउटिंग क्या होता है? राउटिंग तो बेसिकली होता है ना कि एक पेज से आप दूसरे पेज पे जा रहे हो. तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई. व्हाट इज़ कंपाइलिंग. अब भाई जो आपका कोड है जो कंपाइल होता है, कंपाइलिंग क्या होता है? कंपाइलिंग आपको पता होना चाहिए ना. डेवलपर राइट कोड इन ए लैंग्वेज दैट आर मोर डेवलपर फ्रेंडली सच एज JSX. भाई हम डेवलपर अपना कोड वैसे लिखते हैं जैसे हम उसमें फ्रेंडली हो, हमें अच्छा लगे. जैसे कि हम JSX यूज करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट, मॉडर्न वर्जन ऑफ द जावास्क्रिप्ट जो मॉडर्न वर्जन आ गए. ठीक है, और भी वाइल दोज लैंग्वेज इम्प्रूव द इफिशियंसी एंड कॉन्फिडेंस ऑफ डेवलपर, दे नीड टू बी कंपाइल इनटू जावास्क्रिप्ट बिफोर ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड दैम. भाई जो हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट में, टाइप स्क्रिप्ट में, JSX में, तो अभी उसमें होता क्या है ना कि बेसिकली वो कोड हमारा ब्राउज़र उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, ब्राउज़र उसको समझ नहीं पाता. तो ना हमें क्या करना पड़ता है कि ब्राउज़र की लैंग्वेज में उसको कोड को देना पड़ता है. ले भाई तू ना ये कोड ले ले जो तू समझता है, हम वो कोड देंगे. लेकिन उससे पहले हम अपनी मनमर्जी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं. तो भाई उसी को कंपाइलिंग करते हैं कि ब्राउज़र जो कोड समझ सके उसकी लैंग्वेज में उसको कोड प्रोवाइड करवाना. कंपाइलिंग रिफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ टेकिंग कोड इज़ वन लैंग्वेज एंड आउटपुट इन ए अनोदर लैंग्वेज. आप लिखते किसी और लैंग्वेज में हो, आउटपुट कोई और कोड होता है. जैसे कि एग्जांपल तौर पर डेवलपर कोड जैसे ही है भाई, हम एक्सपोर्ट करते हैं, डिफ़ॉल्ट करते हैं फंक्शन होम पेज, मैंने XYZ लिखा. अब इसको जब हम कंपाइल करते हैं ना भी कोड को, जब कंपाइल हो गया कोड हमारा कैसा आता है? यूज स्टिक आ गया, ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी, एक्सपोर्ट, ES मॉडल, वैल्यू ट्रू, एक्सपोर्ट डॉट डिफॉल्ट इजिकल टू होम पेज, फंक्शन होम, फंक्शंस. तो भाई ये हमारा कंपाइल कोड होता है.
इसको कंपाइलिंग कोड बोलते हैं। नेक्स्ट जे एस कंपाइलेशन हैपिंग ड्यूरिंग द डेवलपर स्टेज एट यू एडिट योर कोड एंड द पार्ट ऑफ द बिल्ड स्टेप टू प्रिपेयर योर एप्लीकेशन फॉर द प्रोडक्शन। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, वाई डज योर एप्लीकेशन कोड नीड टू द कंपाइल। भाई आपकी एप्लीकेशन को कोड कंपाइल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों कोड को कंपाइल करता है भाई वो वेब एप्लीकेशन को, हमारे को क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें? इसके भी 3 स्टेप दे रखे हैं। क्या है? नंबर 1, कोड नीड्स टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू ए वर्जन ब्राउज़र कैन अंडरस्टैंड, कि भाई ताकि हम उसको ट्रांसफ़र करें तो ब्राउज़र उसको अंडरस्टैंड कर सकें, ब्राउज़र की भाषा में हमने ब्राउज़र को कोड दे दिया। भाई ये ऑप्शन हो सकता है क्या? सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, कोड इन नीड्स टू बी द ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, कोड को इंग्लिश में ट्रांसलेट। यार ये तो नहीं समझ में आता मुझे, इंग्लिश में कैसे? ठीक है भाई। सी ऑप्शन है भाई, सी एस एस एच टी एम एल एंड जावास्क्रिप्ट कोड नीड टू बी द मर्ज इनटू ए सिंगल फाइल, कि भाई हमने सी एस एस एच टी एम एल जावास्क्रिप्ट को एक सिंगल फाइल में मर्ज कर दिया, उसको बोलते हैं कंपाइलिंग। इसका पहला ऑप्शन है भाई, कोड नीड टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू ए वर्जन ब्राउज़र, जो ब्राउज़र आपका जावास्क्रिप्ट के वर्जन को समझ सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, उसमें कंपाइल करना। वाई डज यूर वेब एप्लीकेशन कोड नीड टू बी कंपाइल, क्यों जरूरत पड़ती है भाई? ताकि ब्राउज़र हमारा कोड को अंडरस्टैंड कर सके, बस दैट्स इट, ये आंसर है। सबमिट करें? गलत है या ठीक है? देखते हैं भाई। अरे ठीक है भाई, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, हमें भी पता चल गया कंपाइलिंग क्या होती है। अब नेक्स्ट क्या है ये, मिनीफाइंग। तो भाई मिनीफाइंग क्या होती है? कंपाइलिंग को पता चल गया कि भाई कोड को हमने अपनी लैंग्वेज भाषा में लिखा, देसी भाषा में, और उसको कन्वर्ट कर दिया। भाई तो इंग्लिश समझता है, इंग्लिश ले ले, हरियाणवी समझता है, हरियाणवी ले ले, भोजपुरी तो भोजपुरी वाले को दे दे भाई, ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो बीच में ट्रांसलेटर होता है भाई, वैसे कंपाइलर होता है। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है मिनीफाई। मिनीफाई क्या होता है भाई? यही पता होना चाहिए आपको। डेवलपर राइट कोड दैट इज ऑप्टिमाइज फॉर ह्यूमन रीडेबिलिटी, दिस कोड माइट कंटेन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर द कोड टू रन सच एज कमांड स्पेस इंडिकेटेड मल्टीपल लाइन्स। भाई जैसे कि हम क्या करते हैं ना, हम कोड लिखते हैं आराम आराम से, कहीं हमने स्पेस डाल दिया, कहीं हमने ना उसको फॉर्मेट कर दिया, मिनी मतलब कि फॉर्मेट कर दिया अच्छी तरीके से, कमेंट लाइन डाल दी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम डालते हैं ताकि हम आदमी हैं, हम ह्यूमंस हैं, हम उस कोड को आसानी से रीड कर सकें, उसको यानी कि ताकि कोई और दूसरा डेवलपर आए तो उसको अच्छी तरह समझ सके और उसमें काम कर सकें। बट भाई जब ब्राउज़र पे हमारा कोड जाता है उसको ज़रूरत नहीं पड़ती ना स्पेस की, ना उसको कमेंट की ज़रूरत है भाई, उसको तो मिनीफाई वर्जन चाहिए। सारा स्पेस हटा दो, ठीक है, जो वेरिएबल के नेम है उसको छोटे छोटे कर दो, कमेंट्स हटा दो, रिमूव कर दो, एक्स्ट्रा स्पेस सब रिमूव कर दो भाई। ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। उससे क्या होता है, हमारी जो फाइल होती है उसका ना साइज़ रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, और वो ऑप्टिमाइजेशन होती है, जल्दी से फास्ट रीलोड होती है। तो भाई मिनी 5 वर्जन ही तो चाहिए ब्राउज़र। मिनी 5 वर्जन ये होता है भाई। जैसे कि हमारा एक कोड है, देखो बहुत अच्छे तरीके से लिख रखा है इसने भाई ने, सॉरी नेक्स्ट जेएस वालों ने भाई। और भाई इसको हमने मिनी 5 क्या, मिनी 5 का देखो एक लाइन में कोड आ गया सारा आपका। ये अंडरस्टैंड करता है ब्राउज़र। ठीक है भाई, ये चीज़ें आ गया। Minify is the process of removing unnecessary code format and the comments without changing the code functionality. This goal is to improve the application performance by decreasing file size. आपकी फ़ाइल का साइज़ कम हो जाएगा और भी फंक्शनैलिटी आपकी बिगड़ेगी नहीं, सेम चलेगी। आपके जो भी हैं स्पेसेस हैं या भी उसको कमेंट्स को रिमूव कर देगा ये। इन नेक्स्ट जेएस जावा स्क्रिप्ट एंड सी एस एस फाइल आर ऑटोमेटिकली मिनीफाई फॉर द प्रोडक्शन। भाई नेक्स्ट जेएस में ना अगर आप काम करते हो, नेक्स्ट जेएस में जो आपकी जावा स्क्रिप्ट एंड सी वो ऑटोमेटिकली मिनीफाई हो जाती है, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है नेक्स्ट जेएस ने। कब? जब आपकी प्रोडक्शन पे जाती है। तो अब ये क्वेश्चन आता है ट्रू और फॉल्स, हाँ या ना। मिनीफाई रिमूव सिंटैक्स हाईलाइट फ्रॉम योर कोड। तो भाई जो आपके सिंटैक्स हाईलाइट होते हैं, क्या इसको रिमूव करती है मिनीफाई? ट्रू, सिंटैक्स हाईलाइट इज ओनली नीडेड इन डेवलपमेंट। फॉल, सिंटैक्स हाईलाइट इज़ प्रोवाइडेड बाय योर कोड एडिटर। भाई जो सिंटैक्स होते हैं, हाईलाइट्स होते हैं, वो सिर्फ हमारा जो कोड एडिटर होता है वही तो करता है, वो तो ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। भाई मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए। बाकी एक बार सबमिट करके देखते हैं गलत है या ठीक है। आप भी भाई बताओ क्या होना चाहिए, चेक करते हैं भाई। गुड जॉब, क्या बात है भाई, तुक्का लग गया। ठीक है। अब भाई नेक्स्ट क्या है, बंडलिंग।
आपका भाई कंपाइलर हो गया, मिनी फाइलर हो गया। अब नेक्स्ट आता है बंडलिंग। बंडलिंग क्या होता है भाई? ठीक है, बंडलिंग भी आपको पता होना चाहिए। डेवलपर ब्रेक द देयर एप्लीकेशन इनटू मॉडल्स, कंपोनेंट्स, फंक्शन दैट एक बी यूज टू बिल्ड लार्जर पीस ऑफ देयर एप्लीकेशन, exporting and importing those internal modules as well as external third party packages create a complex web of file dependencies। बिल्कुल सही कह रहा है भाई। हम डेवलपर क्या करते हैं भाई, इसको ना टुकड़ों में तोड़ देते हैं वेब एप्लीकेशन को। भाई मॉडल बना लिए, कंपोनेंट बना लिए, कई तरह के कंपोनेंट कॉल कर लिया, इंटरनल इंपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्टिंग कर ली इंटरनल के, और भाई थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी पैकेज है वो इंस्टॉल कर ली, तो हमारी काफ़ी सारी फाइलें बन जाती हैं। जैसे कि हमारी ये फाइलें बन गई JS TX ठीक है, सारा सब कुछ। अब बंडलर का क्या काम है? बंडलर का काम इतना भाई, ये सारी फाइलें ना, क्योंकि ब्राउज़र तो हमारा सिंगल एक मिनी फाइल हाँ पढ़ता है, रीड करता है। भाई सबको मिलाकर तू एक फ़ाइल बना दे बस। एक फ़ाइल बना दी उसने, बंडल बना दिया सारी फाइलों का। बंडल बना के हमें प्रोसेस करके बाहर दे दिया, ले भाई एक JS की फाइल ले ले, एक CS की फाइल ले ले। सारा काम इसी में ही है। बंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिजोल्विंग द वेब ऑफ डिपेंडेंसीज एंड मर्जिंग और पैकेजिंग द फाइल और मॉड्यूल इनटू ऑप्टिमाइज बंडल फॉर द ब्राउज़र with the goal of reducing the number of requests for file when a user visit a web page। अब भाई अगर मेरे पास 50 फाइल होंगी तो मैं 50 रिक्वेस्ट होना मारूंगा ब्राउज़र पे, तो यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। उसके लिए एक सिंगल फाइल जाएगी, सर्वर के पास रिस्पॉन्स हो गए, सारा कोड आ जाएगा, मेरा अच्छा रहेगा। तो भाई यही है बंडलिंग। अब भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलिंग एंड बंडलिंग इन वेब डेवलपमेंट। भाई कंपाइलिंग क्या होता है और बंडलिंग क्या होता है, बताओ, पता चले आपको? दो दे रखे हैं, भी ऑप्शन पढ़ते हैं। कंपाइलिंग इज गैदरिंग यूर डिपेंडेंसीज फ्रॉम आउटसाइड रिसोर्सेज, कंपाइलिंग। बंडलिंग इज मर्जिंग यूर डिपेंडेंसी इनटू ए सिंगल ऑप्टिमाइज्ड फाइल। कंपाइलिंग इज ट्रांसफॉर्म कोड इनटू समथिंग पास बाय द ब्राउज़र। Bundling is resolving your application dependencies graph and reducing the number of file। Bundling क्या होता है आपका? Bundling is the resolving your application dependencies graph and reducing the number of files। इसका बताओ भाई क्या हो सकता है, A या B? ए कहता है कंपाइलिंग इज गैदरिंग यूर डिपेंडेंसीज फ्रॉम आउटसाइड रिसोर्स, जो बाहर से रिसोर्स होते हैं उसको कंपाइल करता है। बंडलिंग इज मर्जिंग यूर डिपेंडेंसी इनटू ए सिंगल ऑप्टिमाइज फाइल। बी करके देखें, बी करके देखते हैं भाई। कंपाइलिंग इज ट्रांसफॉर्म कोड इनटू समथिंग पार्सेबल बाय द ब्राउज़र। आपका जो कोड है कंपाइल करता है, पार्सेबल करता है, ताकि ब्राउज़र इसको रीड कर सके। बंडलिंग इज रिजोल्विंग द एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज ग्राफ एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फाइल। करके देखते हैं भाई, ये गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। ठीक है, करके देखते हैं। क्या बात है भाई, तुक्का लग गया फिर से, ठीक हो गया। तो भाई नेक्स्ट होता है कोड स्प्लिटिंग। कोड स्प्लिटिंग क्या होता है भाई? भाई ये थ्योरी में पढ़ रहा हूँ, थ्योरी मुझे लगता है आपको थोड़ा सा ना बोरिंग करेगी, बट ना भाई थ्योरी भी कभी कभार ना बहुत काम की होती है। आप नेक्स्ट JS पे काम करने जा रहे हो, आपको नेक्स्ट JS का बेसिक आना चाहिए। और बेसिक क्या है भाई? जो रिएक्ट में हमारा चलता है। जैसे कि कोड स्प्लिटिंग है। कोड स्प्लिटिंग क्या है भाई? अभी बार ट्राई करते हैं। डेवलपर यूजली स्प्लिट देयर एप्लीकेशन इनटू मल्टीपल पेजेस। हाँ भाई, हमारे बहुत सारे पेज होते हैं, एक्सेस फॉर्म डिफरेंट URL, ईच दोज पेज बिकम ए यूनिक एंट्री पॉइंट इनटू द एप्लीकेशन। भाई हम ब्राउज़र के थ्रू जो हमारा क्या कहते हैं ना कि URL होता है, URL के थ्रू हम काफ़ी सारी हमारे एप्लीकेशन में URL होते हैं, उसके थ्रू हम पेजेस पे जाते हैं, होम पेज पे चले गए, अबाउट पे, कॉन्टैक्ट पे, भाई एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो हमारा काफ़ी सारा कोड हो जाता है, फाइलें बन जाती हैं। तो भाई कोड स्प्लिटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द एप्लीकेशन बंडल इनटू द स्मॉलर चंक्स रिक्वायर्ड बाय ईच एंट्री पॉइंट। कोड स्प्लिटिंग क्या करता है? जिस पेज पे आपने क्लिक किया, जो पेज आपका ब्राउज़र पे लोड हुआ है, सिर्फ उसी के कंपोनेंट का ना एक चंक JS फाइल बना के आपको बना कर दे देगा कि भी सिर्फ ये फाइल लोड होगी, ताकि आपकी क्या कहते हैं एप्लीकेशन भी फास्ट हो जाएगी और भी परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी उसके रिगार्डिंग। द गोल इज इम्प्रूव द एप्लीकेशन इनिशियल लोड, जो लोड टाइम है उसको इम्प्रूव करना। कोड रिक्वायरमेंट रन दैट पेज, सिर्फ वही कोड लोड करो जो इस पेज को रन करने के लिए ज़रूरत पड़ता है, रिक्वायर्ड है बस भाई।
अब जैसे बंडल है, जब हम कोड स्प्लिटिंग करते हैं तो क्या होता है, बंडल बनता है हमारा। और बंडल क्या करता है, हमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चंक्स बना कर देता है। चंक्स डॉट जेएस फाइल होती है हमारी अलग अलग। नेक्स्ट जेएस हैज बिल्ड इन सपोर्ट फॉर द कोड स्प्लिटिंग। भाई नेक्स्ट जेएस के ना इनबिल्ड है कोड स्प्लिटिंग। ठीक है, सपोर्ट देता है आपको ये, कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, भूल जाओ, बस आपको पता होना चाहिए। ईच फाइल इनसाइड यूर पेजेस, आपके पेज के अंदर जितनी भी फाइलें होती हैं, डायरेक्टरी विल बी ऑटोमेटिकली कोड स्प्लिटिंग इनटू ओन जावास्क्रिप्ट बंडल ड्यूरिंग द बिल्ड स्टेप। जब आप बिल्ड करते हो एप्लीकेशन की, तो पेजेस के अंदर जितनी भी डायरेक्टरी होती हैं, फाइलें होती हैं, ऑटोमेटिकली रूट के हिसाब से उसका वो चंक फाइलें बना के दे देगा। Any code share between pages is also split into another bundle to avoid re-downloading the same code in further navigation. ठीक है भाई। After the initialization page load, Next.js can start preloading the code of other pages user are likely to navigate. तो भाई पहले से आपके सारे जंक डाउनलोड करके रखता है, जैसे यूज़र ने क्लिक किया टिक, तो अभी तुरंत उसका फाइल पेज लोड हो जाता है और तुरंत एप्लीकेशन हमारी रन होगी। डायनेमिक इम्पोर्ट्स, अब भाई डायनेमिक इम्पोर्ट्स हो तो आर अनोदर वे टू मैनुअली स्प्लिट व्हाट कोड इज इनिशियल लोड। तो डायनेमिक को हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन आता है एक और आप लोगों के लिए और मेरे लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गोल ऑफ कोड स्प्लिटिंग। आपको पता चल गया है कोड स्प्लिटिंग क्या होती है। अब ये तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि कोड स्प्लिटिंग का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गोल ऑफ कोड स्प्लिटिंग, जो गोल है कोड स्प्लिटिंग का, इनमें से कौन सा नहीं है। इम्प्रूव द एप्लीकेशन इनिशियल लोड, भाई अगर हम कोड स्प्लिटिंग करेंगे तो हमारा इम्प्रूव होगा इनिशियल स्टेटस, ये भी है भाई इसका गोल। ओनली लोड द रिक्वायरमेंट कोड फॉर एन एंट्री पॉइंट, भाई ये भी कोड स्प्लिटिंग का पार्ट है। डिलीट रीडंडेंट कोड, ना भाई डिलीट नहीं करता है कोड को, सी ऑप्शन लग रहा है मेरे को। बाकी चेक करते हैं। गुड जॉब, ठीक है भाई, मुबारक हो यार, आपके साथ साथ मैं भी नेक्स्ट ईयर सीख रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई बिल्ड टाइम एंड रन टाइम। एक हमारा होता है भाई बिल्ड टाइम, एक हमारा होता है रन टाइम। क्या होता है बिल्ड टाइम, क्या होता है भाई, ओवर बिल्ड स्टेप इज़ द नेम गिवन टू ए सीरीज ऑफ स्टेप दैट प्रिपेयर यूर एप्लीकेशन कोड फॉर प्रोडक्शन। बिल्ड टाइम होता है, प्रिपेयर कर देता है स्टेप वाइज आपके एप्लीकेशन को प्रोडक्शन के लिए। वैन यू आर बिल्ड यूर एप्लीकेशन, Next.js will transform your code into production optimized file ready to deploy to server and consume by user. Those file include, क्या क्या इंक्लूड करता है भाई वे, HTML फाइल फॉर स्टेटिकली जनरेट पेज, भाई जो आपकी ना एप्लीकेशन होती है उसके ना HTML कुछ फाइलें स्टेटिकली जनरेट कर देता है। जावास्क्रिप्ट कोड फॉर रेंडरिंग पेज ऑन द सर्वर, जावास्क्रिप्ट कोड फॉर मेकिंग पेजेस इंटरेक्टिव ऑन द क्लाइंट साइड। और CSS फाइल भाई ऑप्टिमाइज़ करके बंडल्स बना के चंक्स फाइल देके आपको दे देगा। रन टाइम, भाई रन टाइम क्या है, और रिक्वेस्ट टाइम, जब हम यूज़र कोई इवेंट करता है। refer to the period of time when your application run in response to a user request, यूज़र ने कोई रिक्वेस्ट डाली आफ्टर यूर एप्लीकेशन हैज़ बिन बिल्ड एंड डिप्लॉयड, आपने अपने बिल्ड कर दी, डिप्लॉय कर दी, उसके बाद यूज़र कर रहा है एक्सेस, वो भी रन टाइम होता है। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस सम ऑफ द टर्म इंट्रोड्यूस इन दिस सेक्शन सच एज क्लाइंट, सर्वर एंड रेंडरिंग। ठीक है भाई, डिस्कस करते हैं। तीन चीज़ बची हैं भाई, थोड़ा सा पढ़ लो यार, पढ़ना भी अच्छा होता है कभी कभार ना, क्योंकि भाई कोड तो है यार, कोड तो कहीं मिल जाएगा, उठाओ कॉपी पेस्ट करोगे, थोड़ा सा भैया थ्योरी पे ध्यान दे लो भाई, बस कुछ नहीं है भाई, ये आखिरी क्लास है भाई थ्योरी की। ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स, भाई ये सच है या गलत है, ये होता है ना ट्रू एंड फॉल्स का मतलब, सच या गलत, हाँ या ना। बिल्ड टाइम इज़ द पीरियड ऑफ टाइम वैन एन एप्लीकेशन इज़ बीइंग बिल्ड इन रिस्पॉन्स टू ए यूजर रिक्वेस्ट, जो भी आपका बिल्ड टाइम है इज़ द पीरियड ऑफ टाइम वैन एन एप्लीकेशन इज बीइंग बिल्ड इन रिस्पॉन्स टू ए यूजर रिक्वेस्ट। भाई मुझे तो ना ये बिल्ड टाइम इज़ द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन एप्लीकेशन इज़ बीइंग बिल्ड इन रिस्पॉन्स टू ए यूज़र रिक्वेस्ट, जब यूज़र रिक्वेस्ट करता है बिल्ड टाइम है या ना, हाँ या ना। मुझे फॉल्स लग रहा है भाई, चेक करके देखें फॉल्स है या गलत है। आप बताओ भाई क्या हो सकता है, सबमिट करके देखूँ मैं। ठीक है भाई, कहा था गलत भी होना चाहिए, अरे ना भैया ठीक निकल गया भाई, शुक्र है भाई, ये भी ठीक निकल देखो करंट जॉब, थैंक्स। नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्लाइंट एंड सर्वर।
अब भाई क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा। नहीं पता, थोड़ा देख लेते हैं भाई एक बार। वैसे पता है, मुझे पता है आपको। In the context of web application, the client refer to the browser on a user device that send a request to a server for your application code. It's then run the response it receive from the server into the interface that can user can interactive with. बिल्कुल भाई, जैसे क्लाइंट साइड हो गया, ये सर्वर साइड हो गया भाई। ठीक है, क्या कहता है सर्वर, रेफर टू द कंप्यूटर इन ए डाटा सेंटर दैट स्टोर योर एप्लीकेशन कोड, रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम ए क्लाइंट, डज सम कंप्यूटेड एंड सेंड बैक टू द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। भाई देखो सिंपल सा है, क्लाइंट एंड सर्वर क्या होता है। क्लाइंट बेसिकली क्या होता है भाई, जब आपका ना वेब एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से लोड हो जाती है, जब यूज़र कोई इवेंट ट्रिगर करता है और भी पीछे एपीआई जाती है सर्वर एंड पे रिक्वेस्ट के लिए, डाटा लेके आती है, मैनिपुलेट करती है आपके डोम को, ऑब्जेक्ट को, और आपका डोम जो है अपडेट कर लेता है अपने आप को, और वो यूआई पे रिफ्लेक्ट होकर दिखाई शो कर देता है। मतलब हम क्लाइंट हैंड पे करते हैं, एक होता है भाई सर्वर हैंड पे, कि भी यूज़र ने को सिर्फ क्या किया, हमारी वेबसाइट का यूआरएल डाला, एंटर किया, सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, तो वो सर्वर एंड पे पूरा एचटीएमएल प्रोसेस करके लेके आएगा, वो आपका कोड आ गया, बस सीधा कोड आ गया और ब्राउज़र पे रन हो गया, वो सर्वर एंड होता है भाई बस। अब भाई एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन फिर दे दिया यार, ट्रू एंड फॉल्स, हाँ या ना, सही या गलत। सर्वर कैन स्टॉप एप्लीकेशन कोड एंड रिस्पॉन्स टू यूज़र रिक्वेस्ट। सर्वर कैन स्टॉप एप्लीकेशन कोड एंड रिस्पॉन्स देता है टू द यूज़र रिक्वेस्ट। बताओ भाई क्या है, सर्वर कैन स्टॉप एप्लीकेशन कोड। इसका भाई ट्रू करके देखते हैं यार, एक आधा गलत भी होना चाहिए भाई। ठीक है, सारे सही हो जाएंगे, सब बोलेंगे मुझे पहले से पता था। ऐसा कुछ नहीं है भाई। सर्वर कैन स्टॉप एप्लीकेशन कोड एंड रिस्पॉन्स टू ए यूज़र रिक्वेस्ट। सबमिट। क्या बात है भाई, ये भी ठीक हो गया। चलो भाई, लगता है तुक्के आज बैठ रहे हैं। अब भाई आता है रेंडरिंग, बाद में बात करेंगे भाई। व्हाट इज़ रेंडरिंग। भाई रेंडरिंग क्या होती है, ये पता है आपको? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो भाई एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ आपके साथ। There is an unavoidable unit of work to convert the code into write in React into the HTML representation of your UI. This process is called re-rendering. बेसिकली भाई क्या होता है ना, जो आप कोड लिखते हो रिएक्ट में, ठीक है, आपने कंपोनेंट्स बनाए, फंक्शन लिखे, ठीक है, और भाई उस फंक्शन को जब वो रेंडर होता है, प्रोसेस होता है, ताकि जो आपका यूआई इंटरेक्शन है, सेक्शन है, वो अच्छा दिखे, जो एलिमेंट जहाँ होना चाहिए वहीं जाके सेट हो जाए, उस प्रोसेस को हम रेंडरिंग बोलते हैं। बस रेंडरिंग कैन टेक प्लेस ऑन द सर्वर ऑन द क्लाइंट। भाई रेंडरिंग आपका ना सर्वर पे भी चलता है और भाई क्लाइंट एंड पे भी चलता है। इट कैन हैपन एदर एड ऑफ द टाइम एट बिल्ड टाइम और एनी रिक्वेस्ट एट ए रन टाइम। तो भी आपका ना ये क्या कहते हैं, जब आप बिल्ड बनाते हो, बिल्ड टाइम पे भी रेंडरिंग होती है, और भाई जब यूज़र रिक्वेस्ट करता है इवेंट के थ्रू, तो भी आपकी रेंडरिंग होती है। विद नेक्स्ट जेएस 3 टाइप ऑफ रेंडरिंग मेथड आर अवेलेबल। भाई नेक्स्ट जेएस के पास ना 3 टाइप की मेथड है जो कि रेंडरिंग करता है। कौन कौन सी है भाई? वो सर्वर साइड रेंडरिंग, ठीक है, कि आपको सर्वर से ही कोड रेंडर करके देगा। स्टैटिक साइट जनरेशन एंड क्लाइंट साइड रेंडरिंग। 3 तरह की रेंडरिंग होती है नेक्स्ट जेएस से। आपसे कोई पूछने लग जाए नेक्स्ट जेएस में जो मेथड्स होते हैं रेंडरिंग के कितने अवेलेबल हैं, बताओ आप। 3 टाइप के होते हैं। क्या? एक तो भाई जब आप एप्लीकेशन बिल्ड करते हो तो वो तभी से रेंडर करके रखता है एडवांस में आपके लिए। एक होता है कि भाई आपने बिल्ड किया है, ठीक है, यूज़र के इंटरेक्शन पे आपने रेंडर कर दिया। एक भाई क्लाइंट साइड रेंडरिंग। क्लाइंट साइड इन द सेंस कि क्लाइंट ने कोई एक्शन किया है, उसके बाद रेंडरिंग होके सारा डेटा आ रहा है। अब भाई नेक्स्ट आता है प्री रेंडरिंग। अब ये प्री रेंडरिंग क्या है? सर्वर साइड रेंडरिंग एंड स्टैटिक साइड जनरेशन आर ऑल्सो रेफर टू एज ए प्री रेंडरिंग। भाई सर्वर साइड रेंडरिंग ना हमारी 2 तरह की होती हैं। एक तो सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, एक स्टैटिक साइड जनरेशन, ठीक है। सर्वर साइड रेंडरिंग एंड स्टैटिक साइड जनरेशन आर ऑल्सो रिफर टू एज ए प्री रेंडरिंग। ये प्री रेंडरिंग में आती है बिकॉज द फैचिंग ऑफ एक्सटर्नल डाटा एंड ट्रांसफॉर्म ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट इनटू जावास्क्रिप्ट हैपन बिफोर द रिजल्ट इन सेंड टू द क्लाइंट। क्लाइंट को रिजल्ट पोस्ट देने से पहले ये रेंडर हो जाती हैं। अब भाई क्लाइंट साइड रेंडरिंग विथ प्री रेंडरिंग में क्या फ़र्क है?
अभी क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या बची, एक ही बची हमारी क्लाइंट साइड, बाकी दो तो प्री रेंडरिंग में आ गई। दोनों में फ़र्क क्या है? इन द स्टैंडर्ड रिएक्ट एप्लीकेशन द ब्राउजर रिसीव एंड एम्प्टी HTML सेल फ्रॉम द सर्वर अलोंग विद द जावास्क्रिप्ट instruction to construction the UI. This is called client rendering because the initial rendering work happen on the user device. तो भाई क्लाइंट जो साइड रेंडरिंग होती है ना, क्या होता है आपके पास एक ब्लैंक फाइल आती है और भी एक जावास्क्रिप्ट आती है। वो जावास्क्रिप्ट आपकी ब्राउज़र में रन करती है, वो भी इंट्रोडक्शन देती है, सॉरी इंस्ट्रक्शन देती हैं, आदेश देती हैं कि आप इस तरह का यूआई बनाओ। स्ट्रक्चर बना के वो रेंडर होता है और क्लाइंट की मशीन पे स्टोर हो जाता है। जैसे कि भाई यहाँ दिया हुआ है इनिशियल रेंडरिंग क्या हो गया, सिंपल HTML आ गई, इनिशियल यूआई रेंडर हो गया सिंपल। बस आपकी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आएगी, वो आपका यूआई बनाएगी। और भी जो सर्वर साइड रेंडरिंग होती क्या होती है, देखो रेंडरिंग यूआई, टीम आ गया, ये आ गया, ये आ गया, लाइक आ गया, मतलब कि आपके जैसे JS लोड हुई, JS ने बनाया उसको, तो रेंडरिंग आपका यूआई ऐसे बन जाएगा। फिर you can opt a use client side rendering for specific component in your Next.js application by choosing a fetch data with React use effect or a data fetching hook such as use SWR। हाँ ठीक है भाई, अगर क्लाइंट साइड रेंडरिंग करते हो तो भैया आप ना यूज इफेक्ट यूज कर सकते हो, फैच कर सकते हो API। और भी अगर आपने क्या कहते हैं सर्वर साइड क्लाइंट साइड करने तो आप यूज SWR हुक्स यूज कर सकते हो। यूज SWR ना भाई ये रिएक्ट का ही है, ये आपका सर्वर साइड भी चलता है, क्लाइंट साइड भी चलता है। अगर सर्वर साइड से करनी हो तो आप यूज़ कर सकते हो। देखो क्लिक किया मैंने, रिएक्ट उठा ना SWR, रिएक्ट हुक्स फॉर डाटा फैचिंग। लाइट वेट है, रियल टाइम है, सस्पेंस है, साथ पेजिनेशन है भाई, बैक एंड ऑटोमेशन है, ओवरव्यू जैसे ही आ गया भाई। यहाँ पे ये क्या कहता है, यहाँ पे इन द एग्जांपल यूजर हु एक्सेप्ट बाय की नंबर फैचिंग की यूनिक हो द नॉर्मली और API URL फैच डाटा फीचर है भाई। सार फास्ट है, SSR ISSG सपोर्ट है भाई, सब कुछ है इसमें। सर्वर साइड रेंडरिंग सपोर्ट है भाई इसमें, ISR है, SSG सपोर्ट है। लाइट वेट है, रियल टाइम है, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटोकॉल लैंग्वेज, टाइपस्क्रिप्ट रेडी है, रिएक्ट नेटिव है। फास्ट पेज नेविगेशन है भाई, रोलिंग डाटा है, सारी चीज़ें भाई एक बार आप पढ़ लेना है। मैंने कुछ गलत बोलते हो तो भाई उसके लिए सॉरी, धन देख लेना भाई, जल्दबाजी में पता नहीं क्या क्या बोल दिया हुआ मैंने भाई। तो भी देखो, इन द कॉन्टैक्ट Next.js प्री रेंडर एवरी पेज बाय डिफॉल्ट। प्री रेंडरिंग मीन्स द HTML इज जनरेट इन एडवांस ऑन ए सर्वर इंस्टेंट ऑफ हैविंग इन ऑल डन बाय जावास्क्रिप्ट ऑन द यूजर डिवाइस। जावास्क्रिप्ट बाय यूजर के डिवाइस पर जाके बना देती UI वगैरह। जैसे कि ये है देखो प्री रेंडरिंग भाई, क्या प्री रेंडरिंग क्या है, इनिशियल HTML पूरा HTML बना कर दे दिया इसने, और भाई टीम देखो पूरा प्रॉपर UI आ गया। अब सर्वर साइड रेंडरिंग है भाई पूरा प्रॉपर। लेट्स डिस्कस सर्वर साइड रेंड, लेट्स डिस्कस टू टाइप ऑफ प्री रेंडरिंग। सर्वर साइड क्या है, विद द सर्वर साइड रेंडरिंग द HTML ऑफ पेज जनरेटेड ऑन ए सर्वर फॉर ईच रिक्वेस्ट, एवरी रिक्वेस्ट का, ठीक है भाई। द जनरेटेड HTML JSON डेटा एंड जावास्क्रिप्ट इंस्ट्रक्शन टू मेक द पेज इंटरेक्टिव आर देन सेंड टू द क्लाइंट। On the client, the HTML is used to show a fast non-interactive page, while React use the JSON data and JavaScript instruction to make component interactive. Example by attach button है, click है, hydration है। In the Next.js you can also server side rendering pages by get server side props। तो अभी ये है नोट है, React 18 एंड Next 12 में इंट्रोड्यूस है अल्फा वर्जन ऑफ React सर्वर कंपोनेंट। ठीक है भाई, ये देखा थोड़ा सा स्टेटमेंट है, थोड़ा पढ़ लेना भाई। अब स्टैटिक साइट जनरेशन क्या होता है, विद स्टैटिक साइट जनरेशन द HTML जनरेट द सर्वर बट अनलाइक सर्वर साइड रेंडरिंग देयर इज नो सर्वर एट द रन टाइम। इंस्टेंट कंटेंट इज जनरेटेड वंस, एक बार कंटेंट जनरेट होता है एट द बिल्ड टाइम व्हेन द एप्लीकेशन इज डिप्लॉय एंड द HTML इज स्टोर टू ए CDN एंड प्री यूज फॉर ईच रिक्वेस्ट। ये है भाई सारा आपका। इन द नेक्स्ट यू कैन ऑप्शन स्टैटिक जनरेट पेज बाय द गेट स्टैटिक साइट प्रॉप्स। ठीक है भाई। द ब्यूटी ऑफ Next.js इज दैट यू कैन चूज द मोस्ट अप्रोचेज रेंडरिंग मेथड फॉर यू कैन केस ऑफ पेज बाय पेज बेसिक whether that static site generation, server side rendering or client side rendering, to learn more about which rendering method is right for the your specific case। अब भाई एक क्वेश्चन हो रहा था यहाँ पे, इन द नेक्स्ट सेक्शन यू विल डिस्कस अबाउट द कंटेंट CDN एज डिप्लॉय। ठीक है भाई, कैन यू हैव मल्टीपल रेंडरिंग मेथड इन ए सिंगल Next.js एप्लीकेशन। भाई ये पूछ रहा है कैन यू हैव मल्टीपल रेंडरिंग, क्या आप ज़्यादा रेंडर कर सकते हो मेथड इन ए सिंगल फाइल। येस, यू कैन चूज योर रेंडरिंग मेथड ऑन ए पेज लेवल। नो, यू नीड टू चूज योर एप्लीकेशन रेंडरिंग मेथड एट द स्टार्ट। पता भाई इसका क्या है आंसर, भाई इसका ऊपर ही आंसर आया था अभी। ए चूज़ करूँ या बी चूज़ करो भाई, बताना मेरे को। येस, यू कैन चूज योर रेंडरिंग मेथड ऑन द पेज लेवल। ठीक है भाई, ये करके देखते हैं हम। सबमिट, गलत भी हो सकता है, कोई नहीं कहा गलत भी होना चाहिए। अरे नहीं भाई, ठीक हो गया भाई। पता नहीं मेरा बार तुक्का क्यों लग जाता है मेरा।
अब भाई व्हाट इज़ द नेटवर्क, नेटवर्क क्या है या पता ही होगा यार आपको नेटवर्क क्या है। हाउ नेक्स्ट जे एस वर्क, व्हाट इज़ नेटवर्क, नेटवर्क क्या है भाई, जैसे आपका सी डी एन है, ओरिजन सर्वर हो गया, ठीक है भाई। इट्स हेल्पफुल नाउ व्हेन योर एप्लीकेशन कोड इज स्टोर एंड रन वंस इज डिप्लॉय टू द नेटवर्क। भाई आपकी एप्लीकेशन है, कहीं आपने स्टोर करी है और उसको डिप्लॉय करने नेटवर्क का डिप्लॉय कर दिया, यू कैन थिंक द नेटवर्क ए लिंक कंपोनेंट और सर्वर कैपेबल ऑफ द शेयरिंग रिसोर्सेज। इन द केस ऑफ नेक्स्ट जेस एप्लीकेशन, योर एप्लीकेशन कोड कैन बी डिस्ट्रीब्यूट टू ओरिजिन सर्वर और कंटेंट डिलीवर नेटवर्क, जिसको हम सी डी एन्स बोलते हैं। एंड द एज लेट्स सी द ईच ऑफ दोज आर। भैया क्या क्या होते हैं, ओरिजिन सर्वर क्या होता है, सी डी एन क्या होता है, एज क्या होता है, तो भाई ये आपको एक बार अब पता होना चाहिए। आप एक बार ना रीड करके देखना, थोड़ा सा इनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। एज डिस्कस अर्लियर, द सर्वर रिफर टू द मेन कंप्यूटर दैट स्टोर एंड रन द ओरिजिनल वर्जन ऑफ योर एप्लीकेशन कोड। वी यूज द टीम terms origin to distinguish this server from the other place application code can be distribution to such as CDN server and edge server. When an origin server receive a request, it does some computation before sending a response. The result of the computation work can be moved to a CDN, content delivery network. CDN stores static content such as HTML and images file in multiple locations around the world and pre-placed between the client and the origin server. When a new request come into the closest CDN location to the user can respond the catch results. भाई सेम आपका ना ओरिजिनल ये यही है। मान लो मेरी पार्ले जी की बिस्कुट की फैक्ट्री तो बहादुरगढ़ में है, और भाई मुझे पार्ले जी बिस्कुट चाहिए नोएडा में, बिहार में, गुजरात में, हरियाणा में। तो अभी बहादुरगढ़ से थोड़ा ना जाएगा बिस्कुट आपका जो आपका नज़दीक स्टोर होगा, जहाँ फैक्ट्री होगी, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, भाई जहाँ पे स्टोर होगा वहाँ से वो फटाफट ले लेगा। तो भाई यही है बेसिकली सर्वर, सी डी एन एंड यूजर। जैसे मेरा ये ओरिजिन सर्वर बना हुआ है यहाँ पे, एक मेरा सी डी एन मैंने वॉशिंगटन में डाल रखा है, एक लंदन में, एक टोक्यो में। तो भाई जो यूजर एक्सेस कर रहा है, तो जो उसके नज़दीक होगा ना सी डी एन, उसको वो एक्सेस वहाँ से डेटा मिल जाएगा। डायरेक्ट इसको इसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, डाटा ऑलरेडी इसने यहाँ से उठा के इसको दे रखा है। एक कंटेंट मैनेजमेंट बना रखा भाई। द रिड्यूस द लोड द ओरिजिन बिकॉज द कंप्यूटेशन डज नॉट हैव टू हैपन ऑन द ईच रिक्वेस्ट। इट ऑल्सो मेक इट फास्टर टू द यूजर बिकॉज द रिस्पॉन्स कम फ्रॉम ए लोकेशन जियोग्राफिकल क्लोजर टू दैम। In Next.js, since pre-rendering can be done ahead of time, CDN are well suited to store the static result of the work, making content delivery faster. The as, अब as देख लेते हैं भाई क्या है। The as is a generalized concept for the front or edge of network closest to the user. CDN could be considered part of the as because they store static content at the fringe edge of the network. Similar to CDN, as servers are distributed to multiple locations around the world, but unlike CDNs, which store static content, some edge server can run small snapshot of the code. They mean the both caching and the code execution can be done at the edge server closest to the user. भाई कोई डाटा आपने कैशिंग करना है, कैशिंग के पर्पज से, ठीक है भाई, वही है यहाँ पे। बाई मूविंग सम वर्क दैट वाज ट्रेडिशनली डन क्लाइंट साइड और सर्वर साइड टू द एज, you can make your application more performance because it's reduce the amount of code sent to the client and the part of the user request does not have to go to the way back to the origin server and then reduce the latency. In the next stage you can run the your as code with middleware and somewhere is react server components. ठीक है भाई, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आता है यार, इसका आंसर तो भाई आप ही लोग दें, बताना मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ रेंडरिंग कोड एट द एज केसेस? Reduce load on a single server, delivery content faster, increase latency, improve performance। क्या होता है भाई, इंक्रीज लेटेंसी हो सकता है शायद, डिलीवरी रिड्यूस लोड ए सिंगल सर्वर, वो तो भाई सी टी एन के, डिलीवर कंटेंट फास्ट हो तो फास्टर तो होगा भाई, इंक्रीज लेटेंसी। भाई मुझे सी या डी में से लग रहा है यार, कौन सा, इम्प्रूव परफॉर्मेंस भी हो सकता है, बट परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव हो जाए कोड से थ्रू होता है ना। डिलीवर कंटेंट फास्टर, ये तो भाई फास्टर, हाँ भी ठीक है, ये करके देखते हैं भाई। भाई गलत भी हो सकता है यार, ठीक है गलत है भाई, इंक्रीज लेटेंसी जाएगा। चलो एक तो गलत हुआ।
इंक्रीज लेटेंसी भाई, ठीक है। एडिशनल रिसोर्सेज तो भाई आप ये लिंक दिया हुआ है एज नेटवर्क ओवरव्यू, तो आप यहाँ जाके चेक कर सकते हो एज नेटवर्क पूरा सब कुछ प्रॉपर तरीके से। तो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द फिनिशिंग नेक्स्ट जेएस फाउंडेशन कोर्स। भाई मुबारक हो, आपका ना नेक्स्ट जेएस का जो बेसिक स्टेप था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जो मतलब मोटा मोटा जो आपको पता होना चाहिए था वो सारा हो गया है। टू कंटिन्यू लर्निंग नेक्स्ट जेएस वी रिकमेंड टू क्रिएट योर नेक्स्ट जेएस ऐप विद योर ट्यूटोरियल विद द इंट्रोड्यूस यू टू द मेन फीचर। यू कैन ऑल्सो चेक द आवर डॉक्यूमेंट एंड एक्सप्लोर द एक्सपीरियंस लिस्ट ऑफ द एग्जाम्पल, ज्वाइन द कन्वर्सेशन, डिस्कार्ड गिटहब ज्वाइन कर सकते हो भाई, ठीक है। ये भाई बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे आपका अबाउट जेएस हो गया, जावास्क्रिप्ट टू रिएक्ट हो गया, रिएक्ट टू नेक्स्ट जेएस हो गया, अब भाई हाउ टू जेएस वर्क हो गया, वो सारा कंप्लीट हो गया है। हमारा बचता है भाई ये क्रिएट योर फर्स्ट ऐप, क्रिएटिंग नेक्स्ट ऐप। भाई आप चाहो तो आप भी यहाँ से ट्राई कर सकते हो, वरना भाई आज के लिए इतना इस क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम अपना पढ़ेंगे हेलो नेक्स्ट जेएस, ठीक है भाई। थ्योरी वोरी सब कुछ पूरा हो गया यार, आपको कोड की तरफ ध्यान देते हैं भाई। थैंक यू भाई, आपने इतना धन्यवाद दिया, आपने इतना टाइम लगाया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना बस भाई।